हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि हम आपके लिए एक नई सीरीज वीडियोस की ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और उसमें हम सीख रहे हैं वोकैबुलरी थ्रू कंप्रीहेंशन पैसेजेस। तो दोस्तों, उसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है और इसमें भी हम कुछ वोकैब सीखेंगे थ्रू कंप्रीहेंशन पैसेजेस। आपको पता है कि एग्जाम कोई भी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश के सेक्शन में कंप्रिहेंशन पैसेज पूछा ही पूछा जाता है। और कंप्रिहेंशन पैसेज में कोई वर्ड दे देते हैं और उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं कि इसका सिनोनिम बताओ, आप एंटोनिम बताओ, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेते हैं या कोई फ्रेज दे देते हैं, इडियम दे देते हैं और पूछते हैं कि इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग बताओ आप। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न पर हम भी वोकैब सीख रहे हैं कंप्रिहेंशन पैसेजेस के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और अपना पहला कंप्रिहेंशन पैसेज देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने है आज के सेशन का पहला कंप्रिहेंशन पैसेज। तो पहले दोस्तों हम कंप्रिहेंशन पैसेज को एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसका मतलब हिंदी में समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस जो कि नीचे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, पैसेज को पढ़ते हैं। मेनी पीपल थिंक दैट डायलेक्ट्स आर करप्टेड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज spoken by ignorant people who make mistakes because they have not learned correct grammar। यहाँ पे कहा जा रहा है कि many people think, बहुत सारे लोग सोचते हैं, that dialects, वो क्या सोचते हैं कि डायलेक्ट्स जो भी हैं दे आर करप्टेड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, वो लैंग्वेज का बिगड़ा हुआ रूप है जो कि बोला जाता है स्पोकन बाय इग्नोरेंट पीपल, जो कि इग्नोरेंट पीपल है उनके द्वारा बोला जाता है, जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफी करते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रामर नहीं सीखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू, कहा जा रहा है आगे कि यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं। अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज नॉट लिंग्विस्टिकली बेटर देन अदर डायलेक्ट्स। तो जो कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो अगर हम लिंग्विस्टिकली बात करें तो वो किसी भी डायलेक्ट से बेहतर नहीं है। आगे चलें। इट इज सिंपली द डायलेक्ट दैट हैज बीन adopted फॉर ऑफिशियल पर्पसेस सच एज गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। ये कह रहे हैं कि ये डायलेक्ट ही है जिसको अडॉप्ट किया गया है ऑफिशियल पर्पस के लिए और गवर्नमेंट के द्वारा भी, एजुकेशन में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल इंग्लिश डायलेक्ट्स, अगर हम सभी इंग्लिश डायलेक्ट्स की बात करें, दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, उनका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। गोइंग बैक टू द डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ स्पीच ऑफ द जर्मैनिक एंड स्कैंडिनेवियन इन्वेडर्स who came from various parts of northern Europe to occupy Britain during the Middle Ages। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इंग्लिश के डायलेक्ट्स हैं उनकी एक लंबी हिस्ट्री रही है, उनका एक लंबा इतिहास रहा है। अगर हम उनके इतिहास को देखें, वी कैन गो बैक टू द डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ स्पीच, जो स्पीच जर्मैनिक और स्कैंडिनेवियन इन्वेडर्स, जो इन्वेड करके आए थे ब्रिटेन में और ब्रिटेन को कब्जा करने के लिए नॉर्दर्न यूरोप में। ठीक है, वहां से हम देख सकते हैं शुरुआत किसकी, जो भी हमारे इंग्लिश इंग्लिश डायलेक्ट्स हैं उनकी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। एंड ईच ऑफ दीज डायलेक्ट्स हैज अ ग्रामर, और कहा जा रहा है कि इनमें से जो प्रत्येक डायलेक्ट है उसका अपना एक ग्रामर है। एंड दैट इज एज रिच एज अ सिस्टमैटिक एज स्टैंडर्ड इंग्लिश। जो कोई भी डायलेक्ट है, इनमें से हर डायलेक्ट जो है उसका एक अपना एक ग्रामर है। एंड और क्या है, दैट इज एज रिच, जो ग्रामर है वो उतना रिच है जितना कि, उतना रिच और सिस्टमेटिक है जितना कि एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बार फिर से मीनिंग समराइज कर देता हूं। यहाँ पे बात करी गई है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डायलेक्ट्स होते हैं, अभी मैं देखूंगा डायलेक्ट का मतलब और आपको बताऊंगा कि डायलेक्ट का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो डायलेक्ट्स हैं वो करप्टेड फॉर्म्स हैं लैंग्वेज के, वो बिगड़े रूप हैं लैंग्वेज के, और वो बोले जाते हैं किसके द्वारा, इग्नोरेंट पीपल के द्वारा,
जो कि काफी ज्यादा गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उनको ग्रामर नहीं आता है, वो ग्रामर नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि हाँ, ये बात लोग सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि दिस इज द केस, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करें तो वो लिंग्विस्टिकली किसी भी डायलेक्ट से बेहतर नहीं होता है। ठीक है, और हम देखें कि जो डायलेक्ट है वही क्या है, अडॉप्ट किया गया है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा और एजुकेशन के फील्ड में भी। और अगर हम इंग्लिश डायलेक्ट्स की बात करें, जितने भी इंग्लिश डायलेक्ट्स हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। अगर हम उनके इतिहास को ट्रेस करें और देखें तो उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से शुरू होता है, वो उस समय से शुरू होता है जब जर्मेनिक और स्कैंडिनेवियन जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रांता थे, वो जो कि नर्दर्न यूरोप पर उन्होंने अटैक किया था और ब्रिटेन को ऑक्यूपाई करने की जो कोशिश की थी, जो ऑक्यूपाई किया था, जब वहां से वो इन्वेड करके ब्रिटेन को ऑक्यूपाई करने आए, तो उस समय से, उस मध्यकाल से, उस मिडल एज से हम जितने भी आज हमारे इंग्लिश डायलेक्ट्स हैं उनका ओरिजिन देख सकते हैं। ठीक है, आगे कहा गया कि एंड ईच ऑफ दीज डायलेक्ट्स, और ये जितने भी डायलेक्ट्स हैं इंग्लिश के, है ना, उनमें से जो प्रत्येक डायलेक्ट है, उस प्रत्येक डायलेक्ट का अपना एक ग्रामर है, और वो ग्रामर उतना ही रिच है और सिस्टमेटिक है जितना कि एक स्टैंडर्ड इंग्लिश का। ठीक है, तो आपको मतलब समझ आ गया होगा पैसेज का, पैसेज में क्या कहा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस पैसेज के आधार पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। दोस्तों, आज के जो पहले पैसेज के आधार पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, डायलेक्ट इन द पैसेज मीन्स। जो पैसेज में जो डायलेक्ट वर्ड है, डायलेक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, डायलेक्ट का मतलब क्या होता है, उपभाषा, उपभाषा या बोली। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं अपने एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन कोर्ट्स, तो भाषा का वह रूप जो कि न्यायालयों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा है अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन थ्रू आउट अ कंट्री, भाषा का वह रूप जो कि पूरे देश में थ्रू आउट द कंट्री बोला जाता है। ऑप्शन 3 हमारा है अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ कंट्री, तो भाषा का वह रूप जो कि किसी देश की, किसी एक जो प्रदेश होता है, एक जो उसका रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है, उसमें बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा 4 है वो है अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, भाषा का वह रूप, प्रकार जो कि बोला जाता है स्पोकन बाय इग्नोरेंट मासेस, तो जो इग्नोरेंट लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा का एक रूप, भाषा का एक ऐसा रूप जो कि इग्नोरेंट मासेस के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम डायलेक्ट देखें तो डायलेक्ट का मतलब होता है उपभाषा या बोली। ठीक है, तो बोली क्या होती है, बोली भाषा का वह रूप होती है जो कि एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है किसी एक देश की। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आप देखो, अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, भाषा का वह प्रकार जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में बोली जाती है, एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, किसी देश के एक विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इग्नोरेंट। यहाँ पे पूछा गया है इग्नोरेंट का एंटोनिम यानी विपरीत शब्द। ठीक है, तो इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। ठीक है, अज्ञानी जिसमें ज्ञान की कमी हो, समझ की कमी हो। ठीक है, जो अवेयर ना हो, जो एजुकेटेड ना हो। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 हमारा है इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का मतलब होता है कि असभ्य, जो पोलाइट ना हो, जो इल मैनर्ड हो, जिसमें मैनर की कमी हो। ऑप्शन 3 हमारा ऑप्शन 2 हमारा है अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड का मतलब होता है अशिक्षित, जिसको शिक्षा न मिली हो। ऑप्शन 3 मम्मी क्या हो रहा है ये, फट फट फट, थोड़ा शांति रख दो यार। आ रही है इतनी तेजी से, पता नहीं क्या आ रही है। ऑप्शन 3 हमारा है रूड,
ऑप्शन 3 हमारा र्यूड है, और र्यूड का मतलब होता है अक्खड़, जो दम्भी हो, ठीक है, जो दूसरों की रिस्पेक्ट ना करे। ऑप्शन 4 हमारा है नॉलेजेबल। नॉलेजेबल का मतलब होता है कि ज्ञानी, जिसके पास नॉलेज हो, समवन हु हैज नॉलेज। तो यहाँ पे इग्नोरेंट का मतलब होगा अज्ञानी, ठीक है, जिसमें ज्ञान की कमी हो, जो अशिक्षित हो। तो इसका पूछा गया है एंटोनिम, विपरीत शब्द पूछा गया है। तो आप देखो ऑप्शन 4 नॉलेजेबल, नॉलेजेबल का मतलब होता है ज्ञानी। तो यहाँ पे अज्ञानी का जो विपरीत शब्द होगा, एंटोनिम होगा, वो ज्ञानी ही होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड एडॉप्ट मीन्स। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है, गिवन वर्ड एडॉप्ट, जो कि पैसेज में दिया गया है, उसका मतलब पूछा जा रहा है, उसकी मीनिंग पूछी जा रही है। चलिए एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन 1 हमारा है टू चेंज समथिंग सो दैट यू कैन यूज इट इन अ डिफरेंट सिचुएशन, है ना, किसी भी चीज को चेंज करना, है ना, इसलिए ताकि उसको आप एक डिफरेंट सिचुएशन, एक अलग सिचुएशन में आप उसको यूज कर पाओ, ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा है वेरी गुड एट और स्किलफुल एट समथिंग। वेरी गुड और स्किलफुल एट समथिंग यानी किसी भी चीज पर महारत हासिल होना, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा है टू टेक समथिंग एंड यूज, किसी भी चीज को लेना और यूज करना, ठीक है, अपनाना और यूज करना। ऑप्शन 4 हमारा है टू कंट्रोल समथिंग, किसी भी चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो यहाँ पे अगर हम अपना वर्ड देखें एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, और या इसका मतलब ये भी होता है कि अपनाना, ठीक है। एडॉप्ट करने का मतलब होता है गोद लेना या तो अपनाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 है टू टेक समथिंग एंड यूज, है ना, किसी भी चीज को लेना, है ना, ग्रहण करना, अपनाना और उसको यूज करना, वो कहलाता है एडॉप्ट करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि क्लोजेस्ट है इन मीनिंग, उसका मतलब भी क्लोज है बिल्कुल, किसके, जो हमारा गिवन वर्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सिनोनिम पूछ रहे हैं, ठीक है, मीनिंग पूछ रहे हैं इस वर्ड का, डिस्टिंक्ट का, ठीक है। तो हमारा गिवन वर्ड क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब, तो हमारा गिवन वर्ड क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, विशिष्ट। विशिष्ट यानी जो विशेष रूप से हो, जो कॉमन ना हो, जो जनरल ना हो, है ना, जो पिक्यूलियर हो, जो विशिष्ट हो, उसको हम डिस्टिंक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है जेनेरिक यानी सामान्य। ऑप्शन 2 हमारा है कॉमन, कॉमन का मतलब भी होता है सामान्य। ऑप्शन 3 हमारा है ऑफ बीट, है ना, जो कि थोड़ा लीक से हट करके हो, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा है नन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे, ऑफ बीट को। ऑफ बीट का मतलब होता है कि ऑफ बीट, लीक से हट करके, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से ऐसा वर्ड हमें सेलेक्ट करने को कहा गया है, ऑप्शन, जिसमें कि वो वर्ड अपोजिट हो ये हमारा गिवन वर्ड के मीनिंग के, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको सिंपली पूछा जा रहा है एंटोनिम, ठीक है, गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड हमारा क्या है, ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है, कब्जा करना, कब्जा करना, बस जाना, ठीक है। ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है कब्जा करना, बस जाना, ठीक है। तो इसका पूछा है इन्होंने अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो इनहेबिट हमारा जो पहला ऑप्शन है उसी को देखते हैं पहले। इनहेबिट का मतलब क्या होता है, निवास करना, इनहेबिट करना, घेरना, ठीक है, निवास करना, घेरना। ऑप्शन 2 हमारा है सेटल। सेटल का मतलब होता है कि बस जाना, सेटल का मतलब होता है बसना। ऑप्शन 3 जो हमारा लिव इन यानी रहना, ठीक है। ऑप्शन 4 जो हमारा है वैकेट। वैकेट का मतलब होता है कि खाली करना, खाली करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है वो क्या है, ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना, बसना, ठीक है। तो इसका पूछा है इन्होंने अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम पूछा गया है यहाँ पे हमसे। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 4 देखो वैकेट। वैकेट का मतलब होता है खाली करना।
तो ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना, वैकेट का मतलब होता है खाली करना। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज ऑप्शन 4 इज द ओनली ऑप्शन of all the given options here which is appropriate antonym of the given word occupy. So we put mark option 4 as the correct option. दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा सेकेंड कंप्रिहेंशन पैसेज है, दूसरा कंप्रिहेंशन पैसेज है, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो कंप्रिहेंशन पैसेज है वो है द क्वेश्चन ऑफ रेस हैज कॉज्ड ब्लड बाथ्स थ्रू आउट हिस्ट्री। जो रेस का क्वेश्चन है ना, नस्ल का, रेस मतलब होता है नस्ल, जो नस्ल का प्रश्न है उसने क्या किया है थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरे संपूर्ण इतिहास में देखें, थ्रू आउट द हिस्ट्री, इतिहास में अगर देखें हम, तो उसने ब्लड बाथ्स कॉज किए हैं, उसका कारण रहा है ये जो रेस का प्रश्न है नस्ल का। ठीक है, आगे चलते हैं। टेक द केस ऑफ द निग्रो, अगर हम निग्रो का ही केस ले, अ निग्रो इज समवन, निग्रो कौन है, someone, negro is someone with black skin who comes from Africa। ठीक है, तो अगर हम निग्रो की ही बात करें तो निग्रो कौन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ निग्रो। निग्रो इज समवन, अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति है निग्रो जिसका स्किन कैसा है, ब्लैक है, एंड हु कम्स फ्रॉम अफ्रीका, जो कि अफ्रीका से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज एन ओल्ड फैशन्ड वर्ड एंड इज ऑफेंसिव। तो ये जो वर्ड है हमारा निग्रो, निग्रो वर्ड कैसा है, एक ओल्ड फैशन्ड वर्ड है और एक ऑफेंसिव वर्ड भी है ये। ठीक है ये, तो आगे चलते हैं। द ब्लैक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो काले लोग हैं, ब्लैक्स हैं, दे माइग्रेटेड फ्रॉम अफ्रीका, वो अफ्रीका से माइग्रेट करके गए हैं वहां पे। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। नाउ दे द पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेज फॉर देम इज अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, तो क्योंकि निग्रो एक ओल्ड फैशन्ड और ऑफेंसिव वर्ड है, तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए जो पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेज है वो अब अफ्रीकन अमेरिकन है। ठीक है, तो फिर से मैं समराइज कर देता हूँ पैसेज का जो मतलब है। पैसेज का मतलब है कि जब नस्ल के प्रश्न की बात होती है, जो ये नस्ल का प्रश्न है, इसने थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरे इतिहास में ब्लड बाथ्स का कारण बना रहा है ये। ठीक है, बहुत सारे ब्लड बाथ्स हुए हैं इतिहास में इस प्रश्न को लेकर के, नस्ल के प्रश्न को लेकर के। ठीक है, आगे अगर हम निग्रो की ही बात करें, टेक द केस ऑफ निग्रो, अगर एक निग्रो की बात करें तो पहले निग्रो होता कौन है। निग्रो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अफ्रीका से बिलोंग करता है और उसका जो स्किन का कलर होता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा निग्रो वर्ड है, इट इज एन ओल्ड फैशन्ड, एक ओल्ड फैशन्ड वर्ड है और ऑफेंसिव भी है। तो इसीलिए जो हम ब्लैक्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं वो अफ्रीका से माइग्रेट करके गए हैं, और उनके लिए जो पॉलिटिकली करेक्ट फ्रेज है वो अफ्रीकन अमेरिकन है, न कि निग्रो है, क्योंकि निग्रो एक ओल्ड फैशन्ड और ऑफेंसिव वर्ड है। ठीक है, तो निग्रो वर्ड यूज नहीं किया जाता। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अपना क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस पैसेज का, द वर्ड ब्लड बाथ्स मीन। तो यहाँ पे पैसेज में जो ये वर्ड दिया गया है ब्लड बाथ, ब्लड बाथ जो हमारा है सिंगुलर है और ब्लड बाथ्स एक प्लूरल है। ठीक है, तो वो प्लूरल फॉर्म है नाउन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड हमारा ब्लड बाथ्स है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है टेकिंग आउट ब्लड फ्रॉम समवन्स बॉडी, किसी व्यक्ति के बॉडी से ब्लड निकालना। ऑप्शन 2 जो हमारा है किलिंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल की हत्या करना, उनको मारना। टेकिंग ब्लड फॉर बाथ, खून लेना नहाने के लिए। ऑप्शन 4 है नन। तो यहाँ पे आप देखो जो हमारा ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ का मतलब क्या होता है, खूनी होली, यानी खून की होली। ब्लड बाथ का मतलब होता है खूनी होली, और ये हमारा किस लिए यूज किया जाता है ये टर्म खूनी होली, है ना। तो यहाँ पे आप देखो ब्लड बाथ, ब्लड बाथ का मतलब क्या होता है, ब्लड बाथ का मतलब होता है कि खूनी होली। ठीक है, तो इसको, इस टर्म को, इस जो हमारा वर्ड है ब्लड बाथ, इसको किस सेंस में यूज किया जाता है, द किलिंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, ज्यादा लोगों की हत्या होना। ब्लड बाथ का मतलब होता है खून खराबा। ठीक है, खून खराबा ब्लड बाथ का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज ऑप्शन 2 विच इज
Killings of large number of people seems to be the appropriate meaning of the given word blood bath, right? So we would mark option 2 as the correct option. Let's move on to the next question. Friends, the next question for today's session is select the antonym of the given word old fashioned. Here we have been given the word from the passage we have read. The word is old fashioned. ओल्ड फैशन्ड का मतलब होता है पुराने पुराने जमाने का। ओल्ड फैशन्ड यानी पुराने जमाने का। ठीक है, इफ समथिंग बिलोंग्स टू द एंशियंट टाइम और प्रिमिटिव टाइम वी वुड से दैट इट इज ओल्ड फैशन्ड, पुराने जमाने का है वो। ठीक है, तो इसका एंटोनिम पूछा है उन्होंने। तो ऑप्शंस देख लेते हैं अपने। ऑप्शन 1 हमारा है एंटीक, एंटीक समथिंग विच दैट बिलोंग्स टू द एंशियंट टाइम। ठीक है, ऑप्शन 2 जो हमारा है एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है कि प्राचीन। ठीक है, जो बहुत पुराना हो। ऑप्शन 3 हमारा है रेट्रो, रेट्रो ऑल्सो मीन्स समथिंग विच बिलोंग्स टू ओल्ड एज। ऑप्शन जो 4 हमारा है मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है कि आधुनिक। ठीक है, आधुनिक। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है ओल्ड फैशन्ड, इट मीन्स पुराने जमाने का, समथिंग विच बिलोंग्स टू ओल्ड टाइम। जो पुराने जमाने का हो उसको हम ओल्ड फैशन कहते हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, विपरीत शब्द पूछा है, तो ऑप्शन 4 आप देखो मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ओल्ड फैशन्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का जो मतलब होता है, ऑफेंसिव का मतलब होता है कि आक्रामक। ठीक है, आक्रामक। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हमारा है पोलाइट, पोलाइट का मतलब होता है सभ्य। ऑप्शन 2 जो हमारा है प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब होता है कि जो कि सुखद हो। ऑप्शन 3 हमारा है डिलाइटेड, है ना, प्रमुदित यानी प्रसन्न। ऑप्शन 4 जो हमारा है इंसल्टिंग, है ना, इंसल्टिंग यानी अपमानजनक, अपमानजनक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो हमारा ऑफेंसिव वर्ड है उसका मतलब होता है आक्रामक। और यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 4। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस देखने के बाद और ऑप्शन 4 को हम कंसीडर अगर करें तो यहाँ पे जो इंसल्टिंग ऑप्शन 4 है जिसका मतलब होता है अपमानजनक, इट इज somehow closest in meaning to the given word offensive. So we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question. तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड माइग्रेट मीन्स। माइग्रेट एक वहां पे वर्ब है। ठीक है, और इसका माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास, है ना, प्रवास करना। ठीक है, तो इसका पूछा है इन्होंने, मतलब मीनिंग पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है टू सेटल डाउन, बस जाना। ऑप्शन 2 जो हमारा है टू रोम अराउंड, चक्कर काटना, घूमना। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा है टू मूव फ्रॉम अ प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद पर्पस टू सेटल देयर। तो किसी एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करना। ठीक है, वहां पे सेटल होने के लिए। ठीक है, ऑप्शन 4 जो हमारा है नन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना। ऑप्शन 3 आप देखो, प्रवास करने का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करना, और किस पर्पस के साथ, वहां पर बसने के लिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रवास, चाहे वो बसना आपका टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो। ठीक है, उसको हम माइग्रेट करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रेज मीन्स। ठीक है, तो फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज की मीनिंग क्या होती है, वो पूछा गया हमसे यहाँ पे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ऑप्शन 2 है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक साथ यूज किए जाते हैं। ऑप्शन 3 है अ सेंटेंस स्पोकन ओनली इन अ डायलेक्ट। ठीक है, किसी बोली में, एक उपभाषा में बोले जाने वाला सेंटेंस। ऑप्शन जो 4 हमारा है नन। ठीक है, यानी कि तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखो फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक साथ यूज किए जाते हैं, है ना, दे आर यूज्ड टुगेदर, तब उनकी कंप्लीट मीनिंग आती है निकल करके। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर,
तो हम यहाँ पे ऑप्शन 2 को ही करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज इट सीम्स टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन टर्म phrase. So we would mark option 2 as the correct option. तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।